Hello everyone, this is Shivam Sharma and I welcome all of you on our YouTube channel The Brainy Pathshala. So, in the last video we have discussed about poverty. Definition of poverty हमने देखी थी, क्या वर्ल्ड बैंक ने poverty के बारे में कहा है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया है. इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ poverty देखे थे जिसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव poverty को हमने डिस्कस किया था. आज का जो वीडियो है हमारा उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजर्स ऑफ पोवर्टी इन इंडिया. मतलब किस तरीके से इंडिया में कौन कौन सी कमिटीज़ बनाएगी, क्या क्या उन्होंने रिजल्ट्स दिए और कितना उन्होंने एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सेट किया. तो उन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पोवर्टी एस्टिमेशन की इंडिया में. तो पोवर्टी एस्टिमेशन जो करंट टाइम में पोवर्टी एस्टिमेशन है वो नीति आयोग टास्क फोर्स उसको हैंडल करता है और सैंपल सर्वे का जो काम करता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO किया करता है. ठीक है. इसके अलावा जो पोवर्टी बास्केट है, पोवर्टी बास्केट क्या होती है बेसिकली, हम लोगों ने कंजम्पशन के हिसाब से मतलब कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंसान को कंज्यूम करनी चाहिए अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए, उसका एक बास्केट हमने बनाया हुआ है. उसको हम पोवर्टी बास्केट बोलते हैं. मतलब वो जो बास्केट है उसको अगर कोई कंज्यूम नहीं कर रहा, कोई पर्सन एबल नहीं है उसको कंज्यूम करने में, वो पर्सन पुअर है, तो जो पोवर्टी बास्केट है वो बनाया जाता है. इसके अलावा BPL बिलो पोवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड है उनको उनके डेटा कलेक्ट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्राम विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो ये काम किया करता है. चलिए तो हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी की. देखिए इसको हम दो तरीके से देखते हैं. द फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो प्री इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहले 1876 में दादाभाई नारोजी वॉज द पर्सन हु ट्राइड टू एस्टिमेट पोवर्टी इन इंडिया. सो सिस्टमेटिक नहीं था, लेकिन 1876 में दादाभाई नारोजी की एक बुक आई थी, नाम था उनका दादाभाई नारोजी और उनकी बुक का नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो सबसे पहले दादाभाई नारोजी ने पोवर्टी एस्टिमेशन का काम किया. सिस्टमेटिक नहीं था लेकिन उन्होंने कोशिश करी. अपनी बुक में उन्होंने पोवर्टी के बारे में बताया. बुक का नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देखिए उनके हिसाब से 16 से 35 रुपए मतलब 16 to 35 रुपीज अगर कोई इंसान पर ईयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है इतने रुपए का, तो वो इंसान गरीब नहीं है. और उनका जो फॉर्मूला था, उनका जो तरीका था वो न्यूट्रिशियन बेस्ड डाइट पे था. मतलब आपको घी भी कंज्यूम करना है, आपको मटन भी कंज्यूम करना है, आपको वेजिटेबल्स, इन सब के बेसिस पे उन्होंने ये एस्टिमेशन किया पोवर्टी का. तो 16 to 35 से बिलो जो है वो पुअर है, उससे अबूव है वो पुअर नहीं है. दादाभाई नारोजी ने अपना काम कर दिया. उसके बाद में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी. So 1938 Subhash Chandra Bose constituted a committee that was named as National Planning Committee और उसका हेड जो बनाया गया वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया. तो उनके अकॉर्डिंग 15 to 20 रुपीज, ये पर ईयर पर पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, पर कैपिटा पर ईयर. मतलब एक साल में अगर कोई 15 to 20 रुपीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है उन बेसिक कमोडिटीज पे जो एक इंसान के ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. और उस टाइम पे जो हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते थे वो केवल न्यूट्रिशियन बेस्ड डाइट पे देखते थे. मतलब हमें केवल खाने पीने की जो चीजें हैं उनके हिसाब से हम पोवर्टी को मेजर किया करते थे. तो उन्होंने मेजर किया 15 to 20 रुपीज, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने. ठीक है. उसके बाद में 1944 में बॉम्बे प्लान आया और बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बढ़ गया, 75 रुपीज पर पर्सन हो गया. मतलब पर कैपिटा पर ईयर एक साल में 75 रुपए चाहिए ही चाहिए वो बेसिक न्यूट्रिशियन को कंप्लीट करने के लिए हमें. और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोवर्टी को कंसिडर करते थे. तो प्री इंडिपेंडेंस हमने 3 देखा, 3 अलग अलग लोगों ने किया. इसमें सबसे पहला था दादाभाई नारोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन. 1876 में उनका बुक आया पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उसमें उन्होंने पोवर्टी एस्टिमेशन की कोशिश करी. उनके हिसाब से 16 to 35 रुपीज उन्होंने कंसिडर किए. ठीक है. उसके बाद में 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. बनाई किसने? सुभाष चंद्र बोस ने. उन्होंने 15 to
20 रुपीज इसको कंसिडर किया, और 1944 में बॉम्बे प्लान ने 75 रुपीज बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पुअर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है बेसिकली, मतलब हमने आजादी पाली और इंडिपेंडेंस के बाद में जो पुअर्टी एस्टिमेशन हुआ उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पुअर्टी एस्टिमेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस पुअर्टी एस्टिमेशन में 1962 की जब हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट ग्रुप था प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का जो एक्सपर्ट ग्रुप था, प्लानिंग कमीशन कब बना था? सबसे पहले 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था। तो उसके बाद में जब 1951 के बाद से रेगुलरली प्लानिंग चलती रही 5 इयर्स की, तो 1962 में एक्सपर्ट ग्रुप ने, जो प्लानिंग कमीशन का एक्सपर्ट ग्रुप था, उसने सजेस्ट किया कि 20 to 25 रुपीज अगर पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक साल में अगर 20 to 25 रुपीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है तो वो इंसान गरीब नहीं है। ये 1962 की बात होगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं आया था, मतलब कोई भी सिस्टमेटिक असेसमेंट नहीं हुआ था पुअर्टी एस्टिमेशन का। तो अब आता है 1971 में सिस्टमेटिक असेसमेंट। 1971 में 2 लोगों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई प्लानिंग कमीशन द्वारा, और वो 2 लोग कौन कौन से थे? एक थे डांडेकर और दूसरे थे एन राट। तो इन दोनों की एक कमेटी बनाएगी 1971 में। इन्होंने फर्स्ट टाइम पुअर्टी एस्टिमेशन को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट किया, मतलब पुअर्टी एस्टिमेशन था उसका फर्स्ट असेसमेंट था, फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट था, और 1971 में डांडेकर एंड एन राट ने किया था। अकॉर्डिंग टू देम किसी इंसान को बेसिकली 2250 किलो कैलोरी कंज्यूम करना है पर डे। मतलब एक इंसान अगर वो गरीब नहीं है तो 2250 से ऊपर किलो कैलोरी कंज्यूम करेगा पर डे। हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि जो फॉर्मूला था पहले वाला वो केवल न्यूट्रिशन डाइट बेस पे था, मतलब अगर कोई इंसान इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है कंजम्पशन पे जो 2250 किलो कैलोरी उसको पर डे देता है तो वो इंसान गरीब नहीं है। इतना उसको बेसिक चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा जो बेसिक उसकी न्यूट्रिशन डाइट है उस पे। और उनके अकॉर्डिंगली मतलब 1973-74 में ये खर्चा कितना था? 170 रुपीज एक ईयर का, 1% का, मतलब एक ईयर का जो खर्चा इस हिसाब से बैठ रहा है 2250 किलो कैलोरी कंज्यूम करने के लिए 170 रुपए एक इंसान को खर्च करने पड़ेंगे पूरे ईयर में। और रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये था, अर्बन एरिया में ये खर्चा 271 रुपीज हो गया। सो 2250 किलो कैलोरी अगर उसको कंज्यूम करना है तो उसको रूरल एरिया में 170 रुपए और अर्बन एरिया में 271 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो 1971 में फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट हुआ पुअर्टी एस्टिमेशन का। चलिए उसके बाद में आए अलग साहब, उनका नाम है वाई के अलग 1979 में। अब देखिए वाई के अलग, जैसा नाम से पता चल रहा है इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बस काम क्या किया, ये जो 2250 किलो कैलोरी इन्होंने बताया था इन दोनों को रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। तो वाई के अलग ने क्या किया, इन दोनों के न्यूट्रिशन डाइट के बेस के जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था कंजम्पशन का उसको अलग अलग कर दिया। 2100 किलो कैलोरी इन्होंने अर्बन एरिया में कर दिया और रूरल एरिया में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसको 2400 किलो कैलोरी कर दिया। तो वाई के अलग ने क्या बताया कि 2100 किलो कैलोरी अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में कंज्यूम कर रहा है और 2400 किलो कैलोरी अगर कोई रूरल एरिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब इतना वो खर्चा कर रहा है उन मिनिमम सर्वाइवल गुड्स पे जो हमारा न्यूट्रिशन डाइट था, तो वो इंसान गरीब नहीं है। तो वाई के अलग की एक और चीज थी, देखिए 2100 किलो कैलोरी खर्च करने के लिए इंसान को कितना चाहिए, 49 रुपीज पर मंथ चाहिए, मतलब एक महीने का खर्चा कितना हो गया, 49 रुपीज हो गया। और 2400 किलो ये 56 रुपीज और ये 49 रुपीज पर मंथ आपको चाहिए अगर आपको 2100 किलो कैलोरी अर्बन एरिया में लेनी है और 2400 किलो कैलोरी रूरल एरिया में आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको चाहिए। तो मतलब 56 रुपए से कम कोई खर्चा कर रहा है अगर एक महीने में कोई इंसान 1% पे, तो वो 2100 किलो कैलोरी कंज्यूम नहीं कर पाएगा और वो पुअर हो जाएगा।
तो ये हमने बात कर ली वाई के अलग की। वाई के अलग ने क्या किया, दोनों को अलग अलग बता दिया कि 2100 किलो कैलोरी हमें अर्बन एरिया में चाहिए और 2400 किलो कैलोरी हमें रूरल एरिया में चाहिए। देखिए जितने भी हमने प्रीवियस डिस्कस किए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे थे, इनकम बेसिस पे आज तक कोई पुअर्टी एस्टिमेशन इंडिया में नहीं हुआ। उसका एक रीजन होता है, सिंपली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक मिनिमम बास्केट ऑफ गुड्स होती है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। बास्केट ऑफ गुड्स मतलब जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं और जो चीजें हमें बेसिक जरूरतें होती है। इनकम के बेसिस पे अगर हम करेंगे ना तो इनकम तो फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत जल्दी, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारा है, मतलब जो हम लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं चीजें, वो जल्दी से बदलती नहीं है, वो चीजें ही काम में आती है। तो इसीलिए डेटा कलेक्शन में इजीनेस आ जाती है, इस वजह से हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रीफर करते हैं पुअर्टी एस्टिमेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे कौन सी कमेटी आई, और इसके आगे जो कमेटी आई वो थी लकड़वाला कमेटी। 1993 में लकड़वाला कमेटी आई, मतलब प्लानिंग कमीशन ने एक और कमेटी बनाई और उसके हेड थे लकड़वाला। ठीक है, अब देखिए लकड़वाला ने क्या किया, लकड़वाला के सामने कुछ अजम्पशंस थे। क्या अजम्पशंस थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके हमने पुराने वीडियो में बात करी है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हम लोग अलग निकालते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं उनकी जो गुड्स होती, बास्केट होती है गुड्स की खर्चा करने के लिए, मतलब जो चीजें वो कंज्यूम करते हैं वो अलग होती है, मतलब उनको अलग चीजें कंज्यूम करनी होती है, और एग्रीकल्चर लेबर को जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो अलग होती है। मतलब दोनों लोग या दोनों लेबर अलग अलग चीजें कंज्यूम करेंगे ना, तो उनके बेसिस पे हम सीपीआई बनाते थे और उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। अभी 2014 के बाद में आरबीआई ने कर दिया वो, तो लकड़वाला जी ने सजेस्ट किया कि अब आप क्या करो, सीपीआई बेसिस पे, क्योंकि सीपीआई हमें क्या बताता है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग कंजम्पशन पैटर्न बताता है, कंजम्पशन का बिहेवियर बताता है, और जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके लिए अलग कंजम्पशन पैटर्न बताएगा। मतलब जो एग्रीकल्चर लेबर का सीपीआई है वो हमें बताएगा कि कौन कौन सी चीजें ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड तय करें। उन्होंने एक तो ये चीज सजेस्ट करी, दूसरा उनका रिकमेंडेशन था कि अब जो आप बनाओ वो स्टेट वाइज बनाओ, अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल लेबर का और एग्रीकल्चर लेबर का, वो स्टेट वाइज आप लोग कंसीडर कीजिए। इसके अलावा लकड़वाला जी ने बोला कि न्यूट्रिशन डाइट का जो फॉर्मूला आपका 1973-74 का, वो बराबर आप चलने दीजिए, वो सही है। लेकिन यहाँ पे जो कमी नजर आ रही थी वो क्या कमी थी, अभी भी हमने हेल्थ एंड एजुकेशन को उसमें इंक्लूड नहीं किया था, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन को हम लोग एक्सक्लूड करते रहे, वो भी एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की। लेकिन यहां तक 1993 तक हमने हेल्थ एंड एजुकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, केवल हम लोग खाने के बेसिस पे, न्यूट्रिशन डाइट के बेसिस पे पुअर्टी को एस्टिमेट करते रहे। तो ये कमियां हमें ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे थे। 1993 में लकड़वाला जी ने भी उसको न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट को कंटिन्यू किया था। सो जो नेक्स्ट हमारी दो कमिटीज हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी चर्चा में रही है दोनों ही कमेटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी की। देखिए 2004-05 तक लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट्स चलती रही, पुअर्टी एस्टिमेशन में सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर का, ये सब चलता रहा। लेकिन 2004-05 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी, उसके चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे जो पहला चैलेंज था वो था कि हम लोग जो लकड़वाला कमेटी ने भी रिकमेंड किया 1973-74 का जो कंजम्पशन पैटर्न है, मतलब जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिक नीड्स जो हमारी है वो ही फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन सुरेश तेंदुलकर साहब उन्होंने जो चीजें एज ए चैलेंज ली कि 1973-74 का ये चीजें गलत है कि हम लोग वही कंजम्पशन पैटर्न यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से पुअर लोगों के भी कंजम्पशन पैटर्न बदल गए। क्या हम लोग जो 73-74 में यूज करते आ रहे थे चीजें, अभी क्या वो चीजें यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 2004-05 में भी नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, टाइम के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। दूसरी चीज जो थी वो थी इन्फ्लेशन, मतलब आपने एक मिनिमम बास्केट ऑफ गुड्स सेट कर दी, गुड्स की सर्विसेज की एक बास्केट आपने सेट करी, उस टाइम पे उसका प्राइस 100 रुपीज था। अभी आप वही यूज कर रहे हो कि भाई पुअर्टी अगर नहीं चाहिए ना, या फिर जो लोग पुअर नहीं है वो ये मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बास्केट है, इसको जो इंसान अपना कंज्यूम नहीं कर पाता अपने इनकम के हिसाब से, तो वो गरीब है। लेकिन क्या इसकी इनकम या फिर जो इसका खर्चा लग रहा था वो नहीं बढ़ा, वो भी बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन का जो टाइमली मैनेजमेंट था, टाइमली आप इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो चीजें, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज करो, एक्सपेंडिचर की लिमिट, वो चीज थी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी उनके सामने वो था
हेल्थ एंड एजुकेशन, जो हमारी बेसिक नीड है, जिसको हम लोग एक्सक्लूड करते आ रहे थे इनसे पहले वाली कमिटीज में, तो उनको भी वो टारगेट करना चाहते थे और उन्होंने टारगेट किया। इसका मतलब है हमारी जो न्यूट्रिशन बेसिक नीड थी, न्यूट्रिशन डाइट वाली, वो तो थी। इसके साथ साथ हमने क्या क्या कंसिडर किया, हमारा क्लोथ का खर्चा, हमारा पब्लिक जो और दूसरा खर्चा होता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात हो गई सुरेश तेंदुलकर सर ने क्या क्या उन चीजों को, मतलब कौन कौन सी चीजों को उन्होंने इंक्लूड किया। अब बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर जी की। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जो आप यूज कर रहे हो यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड, सॉरी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, मतलब एनएसएसओ जब भी डेटा कलेक्ट करने जाता है, सिंपली क्या होता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है एनएसएसओ द्वारा। तो जब भी एनएसएसओ सैंपल कलेक्ट करने जाता था तो उससे पहले यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड में क्या हुआ करता था कि वो पुराने 30 डेज के डेटा लिया करता था उनसे। जैसे एक हाउस होल्ड, ये कोई राहुल है, इसके पास गया तो इससे जब भी ये पूछेगा तो क्या करेगा, इसके पिछले 30 दिन के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पूछेगा कि आपने पिछले 30 दिनों में क्या क्या चीजें कंज्यूम की। लेकिन सुरेश तेंदुलकर सर ने बोला ये जो यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड है इसको आप चेंज करके मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में लेके आओ। और 1999 2000 में एनएसएसओ ने सैंपल कलेक्शन की अपनी पॉलिसी को भी चेंज किया था। इससे पहले ही उन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या होता है, बेसिकली आपसे 30 डेज का और 365 डेज का ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। किस तरीके से कि आपने पिछले 30 डेज में खाने में और फ्यूल में, इन सारी चीजों में क्या क्या कंज्यूम किया। इसके अलावा 365 डेज में आपने 5 कमोडिटीज की बास्केट सेट की, जिसमें आपका क्लोथ आता है, आपके फुटवियर आते हैं, इसके अलावा ड्यूरेबल आइटम्स आते हैं, हेल्थ आता है और एजुकेशन आता है। मतलब 5 चीजें हैं, क्लोथ्स, फुटवियर्स, ड्यूरेबल मतलब मकान है आपका, आपकी जो साइकिल है वो, इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 365 डेज के लिए आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे सेट किए जाएंगे। मतलब पिछले 365 दिनों में आपने उस पर कितना खर्चा किया और 30 दिन में कौन सी चीजें आएंगी, जो आप फ्यूल पे खर्चा कर रहे हैं, जो आप खाने पे खर्चा कर रहे हैं, जो आप वेजिटेबल्स पे खर्चा कर रहे हैं, जो आप अदर न्यूट्रिशन डाइट्स पे खर्चा कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप 30 डेज में लीजिए। तो सुरेश तेंदुलकर सर ने क्या किया, यूआरपी से शिफ्ट होके कहां चले गए, एमआरपी पे, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया। और सुरेश तेंदुलकर जी के अकॉर्डिंग अब देखिए क्या होता है, तेंदुलकर जी के अकॉर्डिंग 2004 एंड 5 की जब हम बात करते हैं तो 448 रुपए जो इंसान पर पर्सन पर मंथ, मतलब 448 रुपए एक मंथ का जिसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो गरीब नहीं है। वो रूरल एरिया की बात हम करते हैं और अर्बन एरिया में ये लिमिट सेट हो जाती है 576 रुपीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब मिनिमम आपने गुड सेट कर दी एंटरटेनमेंट इन सब की, उसके ऊपर कितना खर्चा होता है वो आपने फिक्स कर दिया। 576 रुपीज से कम अगर कोई इंसान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब उन चीजों पे उससे कम खर्चा कर पाता है, तो वो इंसान गरीब है, नहीं तो वो गरीब नहीं है। जब आप लिमिट की बात करते हो तो 2011-12 में ये बढ़ के कितना हो गया, 816 और 1000 रुपीज। ये अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, ये रूरल एरिया की, मतलब ऑलमोस्ट 27 रुपीज तो हो गया रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 33 रुपीज हो गया। तो मतलब सुरेश तेंदुलकर ने जो लास्ट 2011-12 के डेटा की बात करते हैं हम लोग, तो 27 रुपए एक इंसान के फिक्स कर दिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, उससे कम खर्चा करने वाला गरीब। इसके अलावा अर्बन एरिया में 33 रुपीज उन्होंने फिक्स किए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रुपीज की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे पुअर्टी परसेंटेज की बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल कंट्री में कितने। तो उन्होंने बताया कि 1993-94 में, 2004-5 में, 2009 एंड 10 में और 2011-12 में, इनके अलग अलग डेटा जो उन्होंने बताए, ये 45.3%, मतलब अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर इन 1993-94 45% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। यहां से 2004 में कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 37% हो जाती है। 2009-10 की जब हम बात करते हैं तो 29.8% उन्होंने बताया और 2011-12 में एक शानदार चेंज उन्होंने बताया, बोले 9 to 10 इतना था
और 11-12 में, मतलब अचानक 2 साल में गरीबी की रेट, यहां पे सुरेश तेंदुलकर को क्रिटिसाइज किया गया कि अचानक गरीब इतने कम कैसे हो गए। ठीक है, तो ये सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 448 रुपीज एंड 578 रुपीज रूरल एरिया में 2004-05 की बात करते हैं। जब आप 11-12 की बात करते हैं तो 816 और 1000 रुपीज हो गए, मतलब 27 रुपए पर डे एंड 33 रुपीज पर डे हो गया। इसके अलावा जब नंबर ऑफ पुअर पीपल उन्होंने बताया वो 45% थे 1993-94 में। उन्होंने 2004-05 का कैलकुलेशन बताया। अकॉर्डिंग टू हिम 37% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। इन 2009-12 इट वाज 29.8% एंड 2011-12 की जब हम बात करते हैं तो इट वाज 21.9%। तो ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात हो गई। अब आता है भूचाल। क्या भूचाल आता है, देखिए 2012 में क्या होता है, प्लानिंग कमीशन बोलता है कि नहीं ये भी सही नहीं है, 22 रुपीज ही पुअर्टी लाइन है, मतलब गांव में रूरल एरिया में जो पुअर्टी लाइन सेट की गई वो 22 रुपीज की कर दी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तो यहां पे बाउंडर मच जाता है और उसके बाद में एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है और उस कमेटी का नाम है रंगराजन कमेटी। तो प्लानिंग कमीशन ने फिर एक और कमेटी सेट करी, रंगराजन कमेटी। देखिए रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे आगे, और जो ऑफिशियल मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी एस्टिमेशन है अभी करंटली सुरेश तेंदुलकर की कमेटी के बेसिस पे ही होता है। तो रंगराजन कमेटी क्या करती है, देखिए इन्होंने सबसे पहले तो 2 लेवल सेट किए, मतलब 2 लेवल पे आप लोग एस्टिमेट करेंगे पुअर्टी को, एक नॉर्मेटिव लेवल पे, एक बिहेवियर लेवल पे। नॉर्मेटिव लेवल में वो चीजें आती हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इंसान को। इसके अलावा बिहेवियर लेवल पे वो चीजें आती हैं जो और मतलब कोई इंसान और चीजों पे जो कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसका होता है। एंटरटेनमेंट की बात कर लो आप, चाहे सिनेमा में जा रहे हो या फिर आप अदर चीजों पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका रहता है। तो उन 2 लेवल पे उन्होंने बात करी। रंगराजन जी ने कुछ नहीं किया। देखिए सुरेश तेंदुलकर सर ने क्या किया था, 27 और 33 रुपए फाइनलाइज किए थे। इन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया 32 रुपीज एंड 33 से बढ़ा के कर दिया 47 रुपीज। ठीक है, मतलब इनकी जो लिमिट थी वो 972 रुपीज पर पर्सन पर मंथ थी और इनकी 1407, ये सॉरी रूरल एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग और ये अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। मतलब रूरल एरिया में उनकी लिमिट थी 32 रुपए। अगर कोई इंसान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। मंथली कितना आ जाता है, 972 रुपीज। अर्बन एरिया में 1407 रुपीज और 47 रुपीज पर पर्सन पर डे, ये उनका क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी बात रंगराजन कमेटी की। इसके अलावा रंगराजन जी ने कुछ और चीजें बताई। क्या चीजें बताई, उन्होंने जो सैंपल का सिस्टम था, मतलब जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड हम लोग यूज कर रहे थे, उसको MMRP किया। MMRP मतलब मॉडिफाइड मिक्स्ड रिफॉर्म पीरियड। अब उन्होंने जो हमने लिमिट सेट कर रही थी 365 की 30 डेज की, उसको एक और लिमिट बना दिया 7 डेज का। ये तो आपके क्या हो गए, वही चीजें हो गई जो आप फिक्सली यूज करते हो, मतलब ड्यूरेबल्स आ गए। इस पे आपके खाने पीने के खर्चा हो गया और 7 डेज का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका जो मिनिमम डाइट लेवल है उसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो ये 3 चीजें उन्होंने MMRP मतलब मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये अब NSSO को यूज करने को उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो सुरेश तेंदुलकर सर ने बताया है उससे रूरल एरिया में 19% पुअर लोग ज्यादा हैं और अर्बन एरिया में 41% पुअर लोग ज्यादा हैं। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 2009-10 में जो नंबर ऑफ पुअर पीपल थे वो थे 37% और ये घट के कितने हो गए 2011-12 में 29%, मतलब अभी भी 29%। देखिए सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने क्या बोला, 2011-12 में जो पुअर्टी परसेंटेज है, मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल है परसेंटेज में, वो सुरेश तेंदुलकर जी ने बताया 21.9%। यहां पे रंगराजन जी बताते हैं 29.1%। सो दिस इज ए ह्यूज गैप बिटवीन बोथ एस्टिमेशंस। और यहां पे जो गैप आता है वो ऑलमोस्ट 9.3 करोड़ पीपल का आता है, मतलब 9.3 करोड़ पुअर लोग ज्यादा बता दिए रंगराजन जी ने एज कंपेयर टू सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कितने लोग 29 करोड़ लोग पुअर थे
और रंगराजन के हिसाब से 36.1 करोड़ लोग पुअर थे। तो 9.3 करोड़ पुअर पीपल का एक गैप आया। और उसके बाद में देखिए रंगराजन कमेटी को रंगराजन कमेटी को कंसीडर नहीं किया गया था। उसके बहुत सारे रीजंस थे, वो भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो पुरानी लाइन थी उसी को फॉलो कर गए, और इस वजह से अभी भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, 2015 के बाद में उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया और $1.9 पर पर्सन पर डे, और वो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर कोई इंसान का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है देन ही और शी इज नॉट पुअर। ठीक है, $1.9 उन्होंने बता रखा है लिमिट। $1.9 से कम अगर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो वो इंसान पुअर है। जब हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 के बाद में इंडिया का लगभग 5.3% पॉपुलेशन क्या आता है, पुअर आता है। ठीक है, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है मतलब लगभग 7 करोड़ लोग इंडिया के आज भी पुअर हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, इसके अलावा 2 ही कंट्रीज हमसे ऊपर है और उसमें नाम आता है एक नाइजीरिया का। ऑलमोस्ट 44% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया इज पुअर, सॉरी एक्सट्रीमली पुअर, पुअर नहीं एक्सट्रीमली पुअर है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने $1.5 के अराउंड इसको लिमिट को सेट किया हुआ है, पुअर्टी लाइन की लिमिट को। ठीक है, सो आई होप आप लोग अब समझ पाए। देखिए प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने पुअर्टी मेजरमेंट की बात की, कौन से मेजरमेंट किस तरीके से इंडिया ने लिए हैं, और दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टिमेटेड पुअर्टी इन हिज बुक। कौन सी बुक थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1876 में आया। उसके बाद 1938 में आई नेशनल कमेटी आई, सुभाष चंद्र बोस ने कॉन्स्टिट्यूट करी, जवाहरलाल नेहरू को उनको चेयरमैन बनाया। 1944 में भूमि प्लान के अकॉर्डिंग 75 रुपीज सेट की गई। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट ग्रुप ने सजेस्ट किया 20 to 25 रुपीज अगर कोई इंसान पर ईयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है देन ही इज नॉट पुअर। इसके अलावा उसके बाद में फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट हुआ पुअर्टी का, वो कब हुआ, 1971 में। किसने किया, दांडेकर एंड राट कमेटी ने। 1979 में अलग कमेटी आई, वाई के अलग ने दोनों को अलग कर दिया, 2100 किलो कैलोरी और 2400 किलो कैलोरी। इसके बाद में 1993 में लकड़वाला कमेटी आती है, वो सजेस्ट करती है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और इनके लिए आप कंजम्पशन पैटर्न बनाओ, स्टेट वाइज आप लिस्ट जारी करो इनकी। फिर 2009 में तेंदुलकर कमेटी आती है, सबसे बेस्ट एस्टिमेशन उन्होंने दिया। उसके बाद में आती है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी कब आई, जब प्लानिंग कमीशन ने बोला कि 22 रुपीज आर जस्ट एनफ, और उससे नीचे के लोग ही पुअर होंगे, उससे ऊपर के लोग पुअर नहीं होंगे। सो आई होप अब आप लोग इन सब चीजों को समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इकोनॉमिक्स पे और इंग्लिश पे हमारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।